नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए आज का टॉपिक है हाउ टू गेट द बेस्ट फ्रॉम योर डॉक्टर। यानी कि जब आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करने जाएं तो उस कंसल्टेशन का जो है सर्वोत्तम परिणाम किस प्रकार से हासिल करें। जब भी आप किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं किसी बीमारी या परेशानी को लेकर, तो आपका उद्देश्य यही रहता है कि आपको इस कंसल्टेशन के द्वारा जो बेस्ट पॉसिबल एडवाइस या बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले। और जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं उसका भी उद्देश्य यही होता है कि वो आपको एक बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। फिर भी हमने बहुत बार देखा है कि डॉक्टर की विजिट के बाद बहुत से मरीजों को ऐसा लगता है कि जो उनका विजिट था वो इतना फ्रूटफुल या उतना फलदायी नहीं रहा, या वो कोई पूरी बात कह समझ नहीं पाए, या कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया। तो इस कारण से मैंने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो अभी केवल मरीजों के एंड पे है, यानी पेशेंट्स को केवल सलाह दी जा रही है इस वीडियो में कि वो क्या कर सकते हैं ताकि कंसल्टेशन बेटर हो जाए। अब इसको आसानी से समझने के लिए हम एक डॉक्टर की विजिट या कंसल्टेशन को 5 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो पहला भाग होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या अपना एक रेफरेंस देते हैं कि आप किसके द्वारा आए हैं। ये पार्ट हम इंट्रोडक्शन में मानेंगे। दूसरा पार्ट होता है डॉक्टर से वार्तालाप, कन्वर्सेशन, जिसमें आप अपने जो लक्षण होते हैं, तकलीफें होती हैं, उनको सिलसिलेवार ढंग से डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर इसको मेडिकल भाषा में हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं। आपके लिए एक सामान्य वार्तालाप है। और उसके बाद तीसरा स्टेप होता है जिसमें डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं। उनके लिए ये मेडिकल एग्जामिनेशन है। आप लोग आम भाषा में कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे चेक किया। चौथा भाग होता है जिसमें डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट लिखते हैं या इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। और 5वां भाग जो है उसमें डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जिसमें आपका डायग्नोसिस लिखा होता है, आपके दिशा निर्देश और दवाइयाँ लिखी होती हैं। तो ये 5 भाग होते हैं। इसमें चौथा भाग मैंडेटरी नहीं है, कई बार बिना इन्वेस्टिगेशन के भी सीधा दवाई लिखी जा सकती है। तो हम इसको एक एक करके लेते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग हम मानते हैं वो वैसे हम सेकेंड पार्ट को मानते हैं, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग मेडिकल भाषा में, और आपकी भाषा में एक कन्वर्सेशन है जिसमें आप अपने सिम्टम्स बता रहे हैं। और सभी मेडिकल स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है जब डॉक्टर बन रहे होते हैं उन लोगों को कि हिस्ट्री टेकिंग वाला पार्ट या कन्वर्सेशन वाला पार्ट ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कंसल्टेशन का, और 80% डायग्नोसिस इसी के पार्ट में सेटल होते हैं। पर ये बात बहुत से पेशेंट्स को मालूम नहीं होती। उनको लगता है कि जो डॉक्टर चेक कर रहा है या जो वो टेस्ट करा रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर ऐसा नहीं है। हिस्ट्री टेकिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सेकेंड पार्ट पे हम ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, पर शुरू में फर्स्ट पार्ट से कर रहा हूँ। तो पहला भाग जो आपका इंट्रोडक्शन का है, उसमें आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को एक रेफरेंस देते हैं, अपना परिचय देते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो या तो आपको किसी दूसरे डॉक्टर ने उसको रेफ़र किया होता है, या फिर ऐसा होता है कि आप किसी परिचित या रिश्तेदार के रेफरेंस से जाते हैं, या कभी कभार आप हो सकता है ऑनलाइन भी सर्च करके जाते हो। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप तभी जाते हैं जब आपने उसके बारे में कुछ सकारात्मक बात सुन रखी होती है। तो ऐसी बात आप कभी डॉक्टर्स को कहने में हिचकिचाएं नहीं। आप डॉक्टर को जैसे आपने सुना है तो आप कह दें कि भाई मेरे परिचित ने आपको दिखाया था, आपके इलाज से वो ठीक हो गए, तो इसलिए उनके मुंह से आपकी तारीफ सुन के मैं आपके पास आया हूँ। इससे होता क्या है कि एक जो कंसल्टेशन या वार्तालाप की शुरुआत है बड़े सकारात्मक नोट पे होती है, और डॉक्टर भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करता है आपके प्रति। इसमें आपको क्या नहीं करना है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्यू जंप करने की कभी भी कोशिश मत करें। जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं तो उसके पास आपके पहले से और मरीज बैठे, तो आप की अगर कोई जान पहचान है या आप काफ़ी ऊंचे पद पे हैं तो आप ये ना सोचें कि आपको उसके लिए जल्दी देख लिया जाएगा। अगर आपकी कोई मजबूरी है और आप इंतज़ार नहीं कर सकते, जैसे आपका पेशेंट ओल्ड है या ज़्यादा बीमार है, तो जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं उसी लेवल पे आप रिसेप्शनिस्ट के थ्रू ये रिक्वेस्ट पुट फॉरवर्ड कर दें कि क्या मुझे जल्दी देख लिया जाएगा, और उसी समय अगर येस हो जाती है तो ही आप रिक्वेस्ट करें कि आप क्यों जंप कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो शुरुआत किसी नकारात्मक कन्वर्सेशन से ना करें। जैसे आपने पहले बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा रखा है, तो आप जाते हैं इंट्रोडक्शन में बैठते ही ये ना कहना शुरू कर दें कि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा के आया हूँ, मुझे कुछ आराम नहीं मिल रहा है, कोई मेरी सुनता नहीं है, मेरे धक्के खा के आया हूँ। तो ये अच्छी शुरुआत नहीं है किसी भी कन्वर्सेशन की। और दूसरा, अगर आप किसी पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट को जानते हैं
तो उसका रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस उसी ने आपको रेफ़र किया हो, अदरवाइज ऐसे रेफरेंसेस देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब हम आते हैं दूसरा पार्ट, जो दूसरा पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं उस पर दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ, वो है अपने लक्षणों का सिलसिलेवार ब्यौरा डॉक्टर को देना, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं। तो इसके समय आप एक क्लासरूम प्रिंसिपल को ध्यान करें कि एक क्लास में अगर 30, 40 या 50 बच्चे हैं तो एक अध्यापक के लिए सभी बच्चे बराबर हैं, पर जो बच्चा टीचर को लगता है कि सिंसियर ज़्यादा है, टीचर हमेशा उस पर ज़्यादा अटेंशन देता है और टीचर उसके प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी भी महसूस करता है। तो ऐसा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में भी होता है। तो डॉक्टर को कौन सा पेशेंट ज़्यादा सिंसियर लगता है? डॉक्टर को वही पेशेंट ज़्यादा सिंसियर लगता है जो अपने लक्षण बहुत अच्छे तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से उसको बताता है। तो अब आपको ये जानकर कुछ लोग हैरान होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि पेशेंट नॉन सिंसियर ना हो, क्योंकि पेशेंट तो बेचारा परेशान होकर गया है, अपनी तकलीफ से निजात पाना चाहता है, तो वो क्यों नहीं अपने लक्षण अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से बताएगा। पर एक्चुअल स्थिति ये है कि 50% से ज़्यादा मरीज अपने लक्षण अच्छे तरीके से या सिलसिलेवार तरीके से डॉक्टर को नहीं बता पाते। तो इसमें क्या डूज और डोंट्स हैं? तो सबसे पहले तो जब आप डॉक्टर को अपने लक्षण बताते हैं तो आप अपनी भाषा में अपने वास्तविक लक्षण ही डॉक्टर को बताएं कि आपको सर दर्द है, चक्कर है, उल्टी आती है, या और भी जो भी आपके लक्षण है। आप कभी भी डायग्नोसिस ना बताएं डॉक्टर को कि मुझे सर्वाइकल हो गया है, मुझे माइग्रेन हो गया है। वो डॉक्टर का काम है डायग्नोस करना। दूसरा, जब भी आप अपने लक्षण बताते हैं, अगर आप उनको लिख कर ले गए अपने लक्षणों को सिलसिलेवार तरीके से, तो इसके तो बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि एक तो आपको सारी चीज़ याद रहेगी, आप कुछ भूलेंगे नहीं। दूसरा, जब आप लिखकर लक्षण अच्छे से ले जाते हैं, डॉक्टर को आसानी होती है, और दूसरा, डॉक्टर के दिमाग में ये इंप्रेशन जाता है कि आप एक सिंसियर पेशेंट हैं और वो आप पे थोड़ा और ध्यान देता है। तीसरी चीज़ होती है लक्षण के बारे में बताने के लिए कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें लक्षण की शुरुआत होती है तो हम उन लक्षण को नज़रअंदाज करते हैं, हमें लगता है ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, पर जब वो अचानक बढ़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर आपने किसी लक्षण को नज़रअंदाज किया है तो आप उसके प्रति गिल्टी फील ना करें। मान लीजिए आपके माता पिता ने आपको कोई तकलीफ बताई 3 महीने पहले, आपको लगा अपने आप ठीक हो जाएगी, पर वो 10 दिन से बढ़ गई, तो आप डॉक्टर के पास जाएं तो ये छुपाने की कोशिश ना करें, ये ना कहें कि नहीं साहब 10 दिन से ही हुआ है, बल्कि आप क्लियरली बताएं कि ये 3 महीने से चल रही थी पर हमें लगा अपने आप ठीक हो जाएगी। इससे क्या होता है कि डायग्नोसिस में क्लियरिटी आती है, डॉक्टर को हेल्प मिलती है। और चौथी चीज़ ये है कि जब भी आप कोई लक्षण अपने डॉक्टर को बताते हैं तो उन लक्षणों के बारे में तफसील से जानने के लिए डॉक्टर आपसे 3-4 काउंटर क्वेश्चन करता है। जैसे आपने सरदर्द बताया तो सरदर्द के बारे में 3-4 सवाल किए जाएंगे कि कहाँ होता है, कितने दिन से हो रहा है, क्या किसी खास कारण से बढ़ता है, किसी कारण से कम होता है। तो इस समय आप अटेंटिव रहें और सोच समझ के इन सवालों का अच्छे से जवाब दें। उसके बाद बात आती है कि अगर आपने पहले कोई मेडिकल कंसल्टेशन ले रखा है अच्छे से, तो आप अगर उसको बड़े तरीके से जमाते हैं, अपने पेपर्स को तारीख के साथ जमाते हैं, तो इससे भी बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एक तो इससे डॉक्टर को मदद मिलती है आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को अच्छे से जानने में। दूसरा, उसको ये भी समझ में आता है कि आपको कौन सा इलाज पहले लिया गया जो काम नहीं किया, या कौन सा इलाज माफिक नहीं आया। तो ये आपके लिए भी बेटर रहता है कि आपने अपने रिकॉर्ड्स अच्छे से जमा रखे हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अगर ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से कैरी आउट हो जाता है और आप बहुत अटेंटिव रहते हैं और आपने सारी चीज़ें थॉटफुली बताई हैं, तो आप ये मानें कि एक एवरेज डॉक्टर भी 80% श्योर हो जाएगा इस कन्वर्सेशन के बाद कि आपका डायग्नोसिस क्या है और आपको किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। इसके बाद का जो पार्ट आएगा वो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन का पार्ट। उसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, वो डॉक्टर का काम है, वो आपको चेक करेंगे, बस आप रिलैक्स रहें ताकि उनको चेक करने में आसानी हो। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा, वो है पेशेंट्स क्वेरी या मरीजों के प्रश्न। अब आप जब डॉक्टर के पास गए हैं तो नेचुरली आपके दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न हैं। सामान्य प्रश्न तो यही होता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, मुझे तकलीफ क्या है, ये कैसे हो गई, क्या भविष्य में दोबारा तो नहीं हो जाएगी, क्या सावधानियां रखूं, किस प्रकार से दवाइयां खाऊं, या इससे मिलते जुलते जो भी प्रश्न है आपके माइंड में होते हैं। तो ये प्रश्न पूछने का जो सबसे आइडियल टाइम है, आदर्श समय ये है जब आप डॉक्टर एग्जामिनेशन कंप्लीट कर ले। अगर ये सवाल आप बहुत पहले से ही पूछने लगेंगे, जब आपका वार्तालाप शुरू ही हुआ है, जब आप बैठे ही हैं, तो उस समय डॉक्टर इन सवालों के जवाब देने की अच्छी पोजीशन में नहीं होंगे। तो एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। कई बार एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद ज़्यादातर डॉक्टर आपको ब्रीफ भी करते हैं कि उनकी नज़र से आपको क्या तकलीफ है और क्या नहीं है,
तो आप इस ब्रीफिंग का भी इंतजार करें, क्योंकि 2-4 आपके सवाल शायद इस ब्रीफिंग में अपने आप ही आंसर हो जाएंगे और आपको उन्हें दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा। अब सवाल पूछते समय ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप एक कंसेप्ट माइंड में रखें कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं। सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम अपनी बीमारी के बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं, अपनी समझ इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी बीमारी के बारे में। और हम ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि हमें किसी डॉक्टर की नॉलेज चेक करनी। तो ये सवाल जो है आपके बहुत ज़्यादा क्रॉस एग्जामिनेशन जैसी टोन में नहीं होने चाहिए। आप आराम से पूछें, एक एक चीज़ आप डिटेल में पूछें, आप कई प्रकार के सवाल पूछें, पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिपीटिशन आप अवॉइड करें। आप अगर 5, 7, 10 सवाल भी पूछते हैं तो उसका जवाब आपको अच्छे से मिलेगा, पर अगर आप एक ही सवाल रिपीट कर रहे हैं जिसका जवाब दिया जा चुका है तो इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता सामने वाले के माइंड में। दूसरा, कई बार ऐसे भी होता है कि डॉक्टर के साथ 3-4 रिश्तेदार हैं और एक रिलेटिव ने क्वेश्चन पूछ लिया, डॉक्टर ने आंसर कर दिया, फिर दूसरा रिलेटिव वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उससे भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। एक बार आंसर हो गया तो वो सभी के लिए आंसर होता है। तो इस प्रकार आप तसल्ली से अपनी सारी क्वेरीज क्लियर करें। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा जब डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट लिखेंगे। तो जैसे डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट लिखते हैं तो आप इस बात में कभी हेजिटेट नहीं करें कि डॉक्टर से पूछ लें कि भाई इन टेस्ट के कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। आजकल मेडिकल टेस्ट, कई टेस्ट बहुत महंगे हो गए हैं, तो आप उसी समय क्लियर कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टेस्ट काफ़ी महंगे हैं और अभी आप नहीं करवा पाएंगे, तो आप डॉक्टर को बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि साहब ये टेस्ट मैं अभी करवा नहीं पाऊंगा, या आप किसी मजबूरी से नहीं करवा पा रहे तो भी आप कह सकते हैं कि मैं करवा नहीं पाऊंगा, क्या अभी इन टेस्ट के बिना आप अपने क्लिनिकल डायग्नोसिस पे मुझे कुछ शुरुआती इलाज दे सकते हैं या नहीं। तो ये कहने से फ़ायदा होता है। अगर डॉक्टर के लिए संभव होगा शुरुआती इलाज देना तो वो आपको शुरुआती इलाज देंगे। अगर लगेगा उन्हें कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपसे कहेंगे कि आप इसे ज़रूर कराएं। तो मैंने देखा है कई बार जैसे ही डॉक्टर टेस्ट लिखता है मरीज तुरंत पूछ लेता है ज़रूरी है क्या। तो ये सवाल आप अवॉइड करें। आप नहीं करा सकते तो आप क्लियरली कहें कि हम नहीं करा सकते, ज़रूरी तो है ही, तभी तो प्रिस्क्रिप्शन पे वो लिखा हुआ है। तो ये आपके मेडिकल टेस्ट की बात हो गई। उसके बाद जब आप मेडिकल टेस्ट लिखवा कर ले जा रहे हैं तो आप ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट भी एक और चीज़ पूछ लें कि बहुत सारे डॉक्टर जो सेकंड कंसल्टेशन होती है 3 से 5 दिन तक फ्री रखते हैं, ताकि जब आप टेस्ट की रिपोर्ट दोबारा दिखाने आएँ तो उस सप्लीमेंट्री कंसल्टेशन के कोई चार्जेस नहीं लगते। तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर लें कि कितने दिन तक रिपोर्ट्स दिखाने के आपको दोबारा चार्जेस नहीं देने। उससे भी फ़ायदा होता है। कई बार लोग 10-12 दिन बाद रिपोर्ट्स दिखाने जाते हैं, उनको दोबारा फीस पे करनी पड़ती है, तो उनको अच्छा नहीं लगता कि भाई हमें सिर्फ रिपोर्ट्स दिखानी थी और हमें दोबारा कंसल्टेशन देनी पड़ी। तो ये चीज़ क्लियर कर लें। और अब इसके बाद जो आपका इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लास्ट पार्ट है वो है आपका प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का पार्ट, जिसमें डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे। तो वो प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें अभी तक के कंसल्टेशन का निचोड़ है, उसमें डायग्नोसिस लिखा है, उसमें दवाइयाँ लिखी हैं और दिशा निर्देश लिखे हैं। तो जब भी डॉक्टर कंसल्टेशन प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करते हैं तो वो लिखते लिखते समझाते भी जाते हैं बहुत सारे डॉक्टर। तो उस समय आप अटेंटिव रहें तो काफ़ी चीज़ें उनके लिखते लिखते ही आप समझ लेंगे। उसके बाद आप प्रिस्क्रिप्शन को आराम से देखें और उसके दिशा निर्देश पढ़ें। ये चीज़ आप समझ लें कि इस प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझना आपका एक मौलिक अधिकार है, आपका बुनियादी हक है। तो आप बिल्कुल डॉक्टर से क्लियरली पूछ लें कि साहब ये दवाइयाँ, ये दिशा निर्देश मुझे कौन समझाएगा, आप समझाएंगे या आपने किसी और को अपॉइंट कर रखा है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर खुद समझाने की पोजीशन में नहीं होते, बिजी होते हैं, तो उन्होंने किसी ना किसी को अपॉइंट कर रखा होता है। कोई नर्स हो सकती है, कोई फार्मासिस्ट हो सकता है या कोई रिसेप्शनिस्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से उस समय क्लियर कर लें। और इसके बावजूद भी जब आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर बाहर निकलते हैं तो आप बाहर निकलने के बाद भी उस प्रिस्क्रिप्शन को दोबारा स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार डॉक्टर के चैम्बर में आपको पास इतना समय नहीं होता और पेशेंट वेटिंग है, तो आप उसको और अच्छे से स्टडी कर लें। अब इस प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में जो आपका प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड है वो भी कई बार हेल्प करता है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कौन सी दवाई आपको सूट नहीं करी है या कौन सी दवाई आपको इफेक्टिव नहीं रही है। तो वो चीज़ें भी आप बाहर बैठ के चेक कर सकते हैं कि कोई ऐसी दवाई तो नहीं लिखी गई जो आप पहले से ले चुके हैं और आपको काम नहीं करी। और हमेशा एलर्जी की लिस्ट तो आप अपने पास रखें, जिस दवाई आपको सूट नहीं करी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर से जाकर ये कहते हैं कि मुझे गर्म दवाई मत लिखो, मुझे हैवी दवाई मत लिखो। तो ये बातें बिल्कुल अर्थहीन है, इसका कोई तर्क भी नहीं है
क्योंकि ना कोई दवाई हैवी होती है ना गर्म होती है। ये तो हर किसी के लिए कोई दवाई बहुत आसानी से सूट हो जाती है, किसी को कोई दवाई नहीं सूट होती। तो आपको अपने लिए ध्यान रखना है कि मुझे किस दवाई से एलर्जी है या पहले कोई दवाई सूट हुई कि नहीं, वो आप प्रिस्क्रिप्शन पे चेक कर लें। और अगर आपको फिर प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद और एंड ऑफ द कंसल्टेशन में बाहर वेटिंग रूम में ये लगता है कि कोई चीज़ आप बताना भूल गए, कोई चीज़ आप डॉक्टर से पूछना भूल गए या प्रिस्क्रिप्शन पे क्लियर नहीं है, तो आप बेशक डॉक्टर के पास दोबारा जा सकते हैं, पर उस समय आप ध्यान रखें कि आप तुरंत करके उसके चैम्बर में ना घुसें, क्योंकि आपके जाने के बाद वहाँ दूसरा पेशेंट आ चुका है, तो वहाँ एक प्राइवेट कन्वर्सेशन ऑलरेडी चल रहा है। तो इस तरीके से बीच में जाना उचित नहीं। आप रिसेप्शनिस्ट से कहें कि मुझे 2-3 चीज़ें और समझनी है, और जब वो पेशेंट बाहर आ जाए तब आप उसको जाकर समझ लें। अगर ये सब चीज़ें आप अपने एंड पे अच्छे से करते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से डायग्नोसिस और अच्छा सा ट्रीटमेंट मिलने का 90% से या 99% चांस मैं कह सकता हूँ है। अगर आप 2 या 3 विजिट भी डॉक्टर को करते हैं और आप अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन गैप रह रहा है या आपका कंसल्टेशन फ्रूटफुल नहीं है, तो फिर हो सकता है कि कोई डॉक्टर के एंड पर ही प्रोफेशनलिज्म की कमी हो। तो फिर उस कंडीशन में बेटर रहेगा कि आप किसी एक दूसरे डॉक्टर की ओपिनियन लें, किसी और डॉक्टर की तरफ रुख करें। धन्यवाद।